वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स की एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। और आपको जो है वो टॉपिक्स वाइज करवाए जा रहे हैं। जिन जिन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो करवाए जा रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकें। सो नेशनल इनकम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और नेशनल इनकम जो है वो इकोनॉमिक्स में जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होता है। सो नेशनल इनकम है क्या? यकीनन ये इनकम आ रहा है तो ये भी एक इनकम ही होती है, लेकिन ये किस तरह की इनकम होती है तो अब इसको समझते हैं। सो नेशनल इनकम मेजर्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस सेस प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी एनुअली। सो नेशनल इनकम के ज़रिए मेजर किया जाता है जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है कि मनी वैल्यू, पैसे के अंदर जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू? तमाम जितने भी गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हुए एक इकॉनमी में, एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री की इकॉनमी में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए एनुअली, उनकी जितनी भी वैल्यू होगी, यानी कि पैसे के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वही नेशनल इनकम होगी। अब जितने भी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बनेंगे, गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उतनी ही ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो नेशनल इनकम को इसी तरह से बढ़ा सकती है कोई भी गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हों और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सर्विसेज दी जाएँ। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम बात करें कि किस चीज़ से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है, सो की इंडिकेटर में इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है और लिविंग स्टैंडर्ड। ये जो है इकोनॉमिक हेल्थ और जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं ये जो है शामिल होते हैं, जिनसे कि इंडिकेटर से इकोनॉमिक हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है। तो अगर हम देखें तो नेशनल इनकम के अंदर तमाम जो है वो प्रोडक्शन आ जाती है, तमाम सेक्टर्स से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज वगैरह। और इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को निकाल दिया जाता है, यानी कि जो चीज़ें अभी बन के तैयार नहीं हुई, ताकि डबल काउंटिंग से बचा जाए, यानी कि उनको तभी शामिल किया जाएगा जब वो बन के तैयार हो जाती हैं। सो नेशनल इनकम जो है वो समझना ज़रूरी होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, कि ताकि वो असेस करें ग्रोथ ट्रेंड, उनको पता चले कि ग्रोथ भी हो रही है कि नहीं हो रही। और इसके अलावा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है उनको समझ सकें। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड करना है या कितना टैक्स लगाना है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की तरफ से आती है, जो कि हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई की बात होती है और इंटरेस्ट रेट की बात होती है। सो इससे जो है वो क्या होता है कि एक इंसाइट मिलती है रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से कि कितने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए कि अनलिमिटेड वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई किया जाए। इसके अलावा इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इकोनॉमी के अंदर। और द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम के अंदर हमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखने में आते हैं। जीडीपी, इसको अक्सर आप देखते हैं कि न्यूज़ वगैरह में भी इसके बारे में बात होती है जब इकोनॉमी की बात की जाती है, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी के ज़रिए क्या किया जाता है? मेजर्स दी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर रिगार्डलेस ऑफ ऑनरशिप। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी मेजर गुड्स और सर्विसेज की, उन तमाम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मेजर की जाएगी, और ऑब्वियसली बात है वो भी मॉनेटरी टर्म में, पैसों के हिसाब से, लेकिन जो कंट्री की बॉर्डर के अंदर है, रिगार्डलेस की ओनरशिप उसकी क्या है, इनके वो चाहे कंट्री का नेशनलिस्ट हो या ना हो, जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो जितने भी ज़्यादा होंगे तो उतनी ही ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन जब जीएनपी की तरफ हम बात करते हैं तो जीएनपी के अंदर जो है जीडीपी वाली चीज़ें तो आएंगी, लेकिन साथ में जो नेट इनकम आती है अब्रॉड से, यानी कि बाहर से जो लोग इनकम भेज रहे हैं, जो नेट इनकम आती है अब्रॉड से, वो भी इसके अंदर शामिल कर ली जाती है। तो फिर जो है वो जीएनपी निकाला जाता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगी वो भी इसमें शामिल कर देंगे जीडीपी में, तो हमारे पास जीएनपी आएगी। और इसी से इनकम जो रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। इसके अलावा फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से आगे का एक स्टेप है। इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दिया जाता है।
डेप्रिसिएशन क्या है ये तो आपने अकाउंटिंग में ज़रूर पढ़ा होगा, और ज़रूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन ये होता है कि जो फिक्स एसेट्स है, मशीनरी वगैरह है या घर भी है, तो होता क्या है कि वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि जब ये पुराने होते जाते हैं तो ये वैसे नहीं रहते, इनको रिपेयरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो गिरती जाती है, तो इनके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और इनकी जो वैल्यू है उसमें फिर हम कमी देखते हैं आती है। तो यही चीज़ डेप्रिसिएशन, उसको माइनस कर दिया जाता है एसेट की वैल्यू में से, उसको हम माइनस करते हैं। तो जीएनपी में से जो भी डेप्रिसिएशन है उसको जब हम निकाल देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, यानी कि एनएनपी आता है। और ये जो है नेट आउटपुट अवेलेबल जो होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको शो करता है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम आ जाती है। पर कैपिटा इनकम क्या है कि पूरी की पूरी जो कंट्री की इनकम होती है उसको डिवाइड किया जाता है, जो नेशनल इनकम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम पॉपुलेशन से। नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हर शख्स की एक एवरेज इनकम आ जाती है। और ये वो चीज़ है जो पर कैपिटा इनकम है, जिससे हमें पता चलता है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। किसी भी कंट्री के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लोगों का जो स्टैंडर्ड है, और ये भी पता चलता है कि कितनी गुर्बत है वहाँ पर या वहाँ के लोग कितने अमीर हैं। अब एक कंट्री की जीडीपी या फिर जीएनपी या नेशनल इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर लोग गरीब भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो नेशनल इनकम है वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जिस तरीके से हमारे नेबर कंट्री इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर लोग गरीब हैं क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है इस वजह से वहाँ की जीडीपी ज़्यादा है। जहाँ वहाँ एवरेज इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों की अभी भी। तो इससे पर कैपिटा इनकम से हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा जो है वहाँ के लोग जो है वो कितने ज़्यादा अमीर हैं या कितने ज़्यादा गरीब हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि एक इकॉनमी की जीडीपी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की वजह से, और चंद लोग बहुत ज़्यादा अमीर हों और बाकी मेजोरिटी जो है वो गरीब है, ऐसा भी होता है। और इसके अलावा फिर डिस्पोजेबल इनकम आती है, जब टैक्स के बाद जो इनकम रहती है, टैक्स देने होते हैं। एक पर्सनल इनकम मिलती है, उसमें से जब टैक्स वगैरह दे दिए जाते हैं तो वो फिर पर्सनल इनकम होती है एक शख्स की, और उसमें से फिर जो दे दिया टैक्स वगैरह दे दिए जाते हैं उसके बाद फिर डिस्पोजेबल इनकम आती है, जो आफ्टर टैक्स के बाद जो इनकम बचती है। सो नाउ द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड हैं, और 3 मेथड अहम हैं, और यही ज़्यादातर बुक्स में आपको दिखाई देंगे। इनके नाम हो सकता है मुख्तलिफ आपको दिखाई दे, इनकम, एक्सपेंडिचर, इसके अलावा तीसरा जो है प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड। इनकम मेथड की हम बात करें तो इसमें सिंपल होता है, सम कर दिया जाता है, जमा किया जाता है। जितनी भी फैक्टर इनकम होती है उन तमाम को जमा कर देते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो अर्न किया हाउस होल्ड ने, उन तमाम को जमा करके। जबकि एक्सपेंडिचर की मेथड में क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है जो टोटल स्पेंडिंग होती है, जो खर्चा किया होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज के अंदर। इसके अंदर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट वगैरह आ जाती है। आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, मेजर किया जाता है वैल्यू जो है गुड्स और सर्विस जिनको प्रोड्यूस किया गया, जिनको बनाया गया उनको किया जाता है। और एडजस्टमेंट की जाती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके, जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया था। नाउ द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से मुराद अगर हम लें, लिटरल मीनिंग आप समझे तो आपको आसानी होगी कि जहाँ स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, दो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं, वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम। सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, वहाँ पर ही, और बैलेंस कर रहा होता है प्लान स्पेंडिंग और प्लान आउटकम। सो जब दोनों आपस में बराबर हो रही हैं, दोनों बराबर होगी, एग्रीगेट डिमांड बराबर हुई एग्रीगेट सप्लाई के, यही इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। इफेक्टिव डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, सो एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड में, जिसमें हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लेवल शामिल होते हैं। और कीन्जियन थ्योरी के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल जो है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर, जिसके अंदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स की होगी, और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है चीज़ों की, उससे महंगाई होती है। और सेविंग इन्वेस्टमेंट की अप्रोच भी होती है इक्विलिब्रियम को हासिल करने की। यहाँ पर इक्विलिब्रियम तब हासिल होता है जब
प्लान सेविंग बराबर होती है प्लान इन्वेस्टमेंट के। वैसे तो आपको बताया गया ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, लेकिन यहाँ पर जो है प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के जब बराबर होगी वहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम होगा और उसी से इकोनॉमिक बैलेंस रहेगा। वैसे भी स्टेट ऑफ बैलेंस तो है ही इक्विलिब्रियम। सो मेंटेन करना इक्विलिब्रियम को। अब इक्विलिब्रियम अगर इकोनॉमी में रहेगा तो उसका फिर क्या होता है कि उससे बेरोज़गारी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, उससे महंगाई नहीं होगी, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस देखने में नहीं आएंगी, यानी कि ऊपर नीचे जो है वो इकोनॉमी हमें देखने में नहीं आएगी, और ग्रोथ जो है वो सस्टेन रहेगी। एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स की हम बात करें अगर, कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है, अच्छा एक डिमांड है और एग्रीगेट डिमांड है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है वो डिमांड है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ एग्रीगेट डिमांड है। हम पूरी इकोनॉमी के हिसाब से डिमांड की बात कर रहे होते हैं, तो ये फ़र्क है डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में। अब एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए आपको ये फार्मूला जो है वो अगर आप समझ जाए, इसी फार्मूले के ऊपर ही है बेस करती है एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पर ए डी बराबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस ये पूरा एक्स माइनस एम के बराबर होगा। अब ये है क्या, इसको समझते हैं और इसी को आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके ज़रिए टोटल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टोटल जो डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की एक इकोनॉमी में एक गिवन प्राइस लेवल के ऊपर, और इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सी जो है वो क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड की तरफ से जो चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आई जो है वो होती है इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेसेस की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है। जी जो है वो होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। और एक्स माइनस एम जो है वो नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, इसी वजह से एक्स पहले है और एम जो है वो बाद में है। एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये जो है इसके अंदर शामिल है। नाउ द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लायर की हम बात करें तो मल्टीप्लायर के मुताबिक ये होता है कि जो इनिशियल इंक्रीज़ होता है, इनिशियली तौर पे शुरुआत में जब इजाफा होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, उससे क्या होता है कि मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ देखने में आता है नेशनल इनकम में। मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ आता है क्योंकि सक्सेसिव जो स्पेंडिंग राउंड्स होते हैं उसकी वजह से। यानी कि ये कि जब इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा होता है, इनकम इंक्रीज़ होती है और उसी से ज़्यादा कंजम्पशन होती है और उसी से फर्दर इनकम जनरेशन होती है। और एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट करता है इसको कि इन्वेस्टमेंट लेवल डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज इन इनकम या डिमांड के ऊपर, और अगर डिमांड जो वो ग्रोथ की रैपिडली, बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा ताकि एक्सपेंड कर सकें कैपेसिटी। सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इलस्ट्रेट करते हैं डायनामिक रिलेशनशिप्स जो है इन्वेस्टमेंट, इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान, एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस स्टिमुलेटिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट ताकि अचीव किया जाए हायर लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल को आप समझते हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये होता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। अब रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो ये सवाल उठता है कि आखिर क्या टाइप और जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस है उनको प्रोड्यूस किया जाए रिसोर्सेज को देखते हुए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज और जो लोगों की वांट्स है उनको देखते हुए। हाउ टू प्रोड्यूस, अब किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, अब ये डिसाइड कर लिया हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे किया जाए। इसमें प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, किस तरह की टेक्निक्स यूज़ किया जाएगी, और उसमें फिर बैलेंस किया जाएगा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल है, कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल का ज़्यादा, यानी कि मशीनों वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो एक बैलेंस किया जाएगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है कंट्री में तो लेबर इंटेंसिव की तरफ जा सकते हैं, अगर पॉपुलेशन कम है तो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा सकते हैं। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए किया जाए, डिटरमाइन किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन जो है आउटपुट की इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक सिस्टम सॉल्यूशंस की हम बात करें तो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम हमें दिखाई देते हैं इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए। कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करता है, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल नहीं होता बिजनेसेस पे। सोशलिस्ट सिस्टम में टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं सारे इदारे, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस किया जाएगा और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
और फिर सोशल वेलफेयर को भी इसमें सामने रखा जाता है। मिक्स सिस्टम जो है वो आज के दौर में हम देखते हैं काफ़ी कॉमन होती जा रही है। इसके अंदर दोनों के एडवांटेजेस को शामिल करने की कोशिश की जाती है कि जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इन दोनों के, यानी कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ओनरशिप दोनों इसमें शामिल होती है और डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं ताकि रिसोर्सेज को एलोकेशन किया जाए, ओनरशिप भी हो। डेवलपमेंट इश्यूज़ इन पाकिस्तान की हम बात करें, हमारे यहाँ पे देखते हैं कि हम कई सारे जो है वो इश्यूज़ हैं, तो कई सारे चैलेंजेस का सामना है, इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है। लो सेविंग्स है, सेविंग्स जो है वो इतनी नहीं है, और यहाँ पे सेविंग से मुराद जो है वो बैंक वगैरह की सेविंग की भी बात हो रही है, होल्डिंग की बात नहीं हो रही है एक्चुअली। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं, बेरोज़गारी के अंदर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, महंगाई हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिट हम देखते हैं। हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट कम हो रही है और इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। और ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, कई सारी, अब पीछे आपको बताया गया था ना कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन होगी। तो इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं हमारे यहाँ किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और भी इसके अलावा कई सारी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और कंज्यूमेबल इकोनॉमी हमारी बनती जा रही है कि हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि नेशनल इनकम तब ज़्यादा बढ़ती है जब इकोनॉमी में चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हों या सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, ना इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही, जितना हम इंपोर्ट वगैरह के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट वगैरह देखने में आ रहा है, और सेविंग लो हो रही है। जिन लोगों के पास पैसा है तो वो भी जो है वो सेविंग वगैरह की तरफ नहीं जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल कांस्टेंट अगर हम देखें तो एनर्जी शॉर्टेजेस हम देखते हैं हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के इश्यूज़ हम देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही जितना ज़्यादा हम ख़राब देख रहे हैं, रोडों वगैरह की सूरत हाल और बाकी सूरत हाल हम जो देखते हैं। गवर्नमेंट के बहुत से गवर्नेंस इशू हम देखते हैं, बहुत सारे गवर्नेंस प्रॉब्लम हमें, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से होता क्या है कि इकोनॉमिक और प्रोग्रेस रुक जाती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हम जो है वो देखते हैं कि रुक रही है। अब स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कई सारी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल अगर किया जाए तो इन चीज़ों को रोक मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो इम्प्रूव किया जाए, जो भी गवर्नेंस है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको उनके स्किल्स उनको सिखाया जाए, अगर कोई स्किल है भी उनके पास तो उसको पॉलिश किया जाए, और एक्सपोर्ट की तरफ फोकस किया जाए, ना कि इम्पोर्ट की तरफ किया जाए। प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट करे, जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, पैसा जो है वो बिज़नेस में लगाएं, पैसा उसको होल्ड ना करके रखें, जमा करके ना रखें अपने घरों में या जहाँ कहीं भी वो रखते हैं, बल्कि उस पैसे को बिज़नेस में लगाएं। हम देखते हैं कि पैसे वाले लोग भी जो है वो बिज़नेस की तरफ हमें जाते हुए नहीं दिखाई देते इतने ज़्यादा। सो उसकी भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरी है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अब समराइज़ करते हैं हम आज के इस लेसन को कुछ की पॉइंट्स के साथ। नेशनल इनकम आपको बताया गया कि किसी भी कंट्री की एक इनकम होती है, और जितनी भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा वो बढ़ेगी, जिसके अंदर जीडीपी आ जाता है, जो एक कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर है, जीएनपी आ जाता है, जिसके अंदर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है, और पर कैपिटा इनकम जो कि एक एवरेज इनकम होती है, जिससे पता चलता है कि किसी कंट्री के लोग कितने ज़्यादा अमीर हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इनकम तमाम जो है वो सम अप कर लिया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में तमाम जो स्पेंडिंग होती है और आउटपुट के अंदर जितना भी प्रोड्यूस किया गया है, इनकम इक्विलिब्रियम हासिल किया जाता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। उसी पॉइंट को कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। और चैलेंजेस हम देखें तो आपको बताया गया कैपिटलिज्म है, प्राइवेट ओनरशिप, सोशलिज्म, गवर्नमेंट ओनरशिप, मिक्स सिस्टम, मिक्स ओनरशिप है। इनके ज़रिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कई सारे जो है वो चैलेंजेस का सामना है, कई सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, लेकिन उनकी सोल्यूशन भी बताया गया। अब आखिर में आपको जो है वो स्ट्रैटेजीज़ जो है बताई जा रही हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे कंट्री के हिसाब से। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की चैलेंजेस का प्रॉब्लम का हमारे यहाँ पे सामना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हेंस किया जाए सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, सेविंग्स को बूस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट को भी। जिन लोगों के पास भी पैसा है तो वो पैसा अपना इन्वेस्ट करें, उसको सेव करें, उसको जमा करके एक जगह ना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा पैसा मुल्क के लिए किसी काम का नहीं है कि वो एक तरफ पड़ा हुआ है। तो अब ऐसे पैसे वाले लोग मुल्क के लिए किसी मतलब, यानी कि जब तक वो अपने पैसे को इस्तेमाल में नहीं लाते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सेविंग की तरफ नहीं कर रहे, तो उनके पैसे का मुल्क की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि अगर वो पैसा इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर इकोनॉमी को फ्यूल मिलेगा, ग्रोथ होगी इकोनॉमी उनकी, मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, मुल्क के लिए फ़ायदा है और ऑब्वियसली बात है उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनके उस पैसे से उनको और ज़्यादा इनकम उनकी भी मिलेगी। और फिर डेवलपमेंट होगी, ऑब्वियसली बात है जब बिज़नेस के अंदर पैसा लगेगा, एक तरफ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, जॉब्स भी मिलेंगी लोगों को, महंगाई भी ख़त्म होगी, डेवलपमेंट होगी कंट्री के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम देखेंगे उसको, अच्छा अब ये इसमें फिर गवर्नमेंट की भी चीज़ें आ जाती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, जो रोड वगैरह हैं वो अच्छे जो वो प्रोवाइड किए जाएँ, जितने ज़्यादा स्मूथ रोड होंगे उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। अब चीज़ें बनेंगी तो ऑब्वियसली बात है उनको ट्रांसपोर्ट भी होगी, और ट्रांसपोर्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए रोड्स की भी ज़रूरत है, जितने अच्छे रोड होंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपोर्ट होगी, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कमी आएगी। गवर्नेंस जो है उसको मजबूत किया जाए ताकि सपोर्ट किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पे की तरफ हम तवज्जो दें, अपनी हम इतना स्टैंडर्ड अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें अपनी प्रोडक्ट्स की कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, इससे फिर इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा और जैसा कि आपको बताया गया जॉब भी क्रिएट होंगी लोगों के लिए। और बहुत अहम चीज़ क्या है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अब जॉब्स एक तरफ हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बेरोज़गारी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई भी जॉब का ऐड डले तो हज़ारों की तादाद में या एटलीस्ट सैकड़ों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। लेकिन अक्सर लोग जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनके पास ना एजुकेशन प्रॉपर होती है, ना उनके पास कोई स्किल होता है, ना नॉलेज होती है, ना इवन कि उनका कोई माइंडसेट होता है कि वो प्रोफेशनल कोई उनका माइंडसेट भी हो। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उनको, उनके स्किल बिल्ड किए जाएँ ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जा सकें। तो ये था आज का लेसन। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।